नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि मत चूको चौहान, मत चूको चौहान। दोस्तों, आज हम एक ऐसे चौहान राजा के बारे में आपको बताएंगे जिस राजा ने मरते दम तक हार स्वीकार नहीं की और दूसरा मरते मरते भी मोहम्मद गौरी का गर्दन काट के चला गया। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि जिस राजा के दोनों आँख गरम सलाखों से निकाल लिए गए हो, उसके बाद भी उसने अपने शत्रु से बदला ले लिया। तो दोस्तों, ऐसी कहानी है आज की मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की, जिसका बहुत कम शास्त्रों में, बहुत कम ग्रंथों में उल्लेख है। दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ में। जो भी दर्शक मित्रगण नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 12वीं शताब्दी में कुछ ग्रंथों के अनुसार गुजरात में माना जाता है। इनका जन्म जून 1163 में माना जाता है, जो कि गुजरात का पाटन जिला लगता है। और कुछ अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मत है। कुछ लोग इनको 1168 में अजमेर में राजपूत घराने में जन्म हुआ मानते हैं। अब दोस्तों, जो इतिहासकार लिख के चले गए वो मैं आपको बता रहा हूँ। 800 साल पहले का इतिहास है, 12वीं शताब्दी, और आज 21वीं शताब्दी चल रही है। पृथ्वीराज चौहान को 6 भाषाओं में अच्छी पकड़ थी। और पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा ग्रंथों में तो नहीं मिलता, लेकिन पृथ्वीराज रासो, जो कि जिसकी रचना चंद्रबरदाई और इनके बचपन के दोस्त थे चंद्रबरदाई, उन्होंने अपने ग्रंथ में पूरी तरह से चंद्रबरदाई ने इनका वर्णन किया है। और ये आप पृथ्वीराज रासो जब देखेंगे तो इनका बचपन, इनका शादी, इनका किस प्रकार से शासन रहा और किस प्रकार से इनको मोहम्मद गौरी 17 बार आक्रमण को परास्त किया, लेकिन 18वीं बार कहते हैं कि जब कोई दगा दे जाता है, जब कोई हमारा अपना सगा इस तरह से दगा दे जाता है, तो दोस्तों हार अच्छे अच्छे हो जाती है। आप सभी जानते हैं कि जब रावण की लंका जली तो उस समय भी विभीषण ने, कहते हैं कि घर का बेदी लंका ढाए। इसी तरह से एक जयचंद नाम के राजा होते थे, जो कि पृथ्वीराज चौहान के ससुर थे खुद। जयचंद के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने मोहम्मद गौरी का साथ दिया और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के मोहम्मद गौरी ले गया। दोस्तों, इनके बारे में कहा जाता है कि 13 साल की उम्र में इन्होंने अजमेर की राजगद्दी संभाल ली। इनकी पिता की मृत्यु होने के बाद इन्होंने अजमेर का शासन चलाया। और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने बिना किसी हथियार के एक बार शेर को मार गिराया था। प्रिय दर्शकों, आप यकीन नहीं करेंगे कि इस प्रकार के राजा, इस प्रकार के आदमी हमारे देश में पहले हुए हैं। और वैसे भी राजस्थान को तो आप जानते हो, ये किस तरह से वीरांगनाओं की, राजा महाराजाओं की धरती है। अब प्रिय दर्शकों, जब इनके किस्से इनके दादा अंगद ने सुने तो इनको दिल्ली का शासक बना दिया, अर्थात दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। और जब ये मात्र 13-14 साल के थे तो इन्होंने गुजरात के शासक भीमदेव को हरा दिया। इस प्रकार से इनका दिन दुना रात चौगुनी तरक्की बढ़ती चली गई। जब ये 11 साल के थे तब इनकी पहली शादी हो जाती है। और दोस्तों, कहते हैं कि इनकी शादी हर साल एक नई लड़की के साथ करवा देते थे। इस प्रकार से 11 साल से 22 साल तक ये हुए, तब तक हर साल इनको एक एक नई शादी होती गई और इनके रानियों की संख्या बढ़ती गई। दोस्तों, जब ये 26 साल के थे तब इनकी शादी संयोगिता, जो कि कन्नौज की महारानी थी, कन्नौज की राजकुमारी थी। चंद्रबरदाई के लिखे हुए ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में कहा जाता है कि इनकी रानियां जंभावती, इच्छनी, यादवी, शशिव्रता, हंसावती और संयोजिता। संयोजिता, जो कि मैंने आपको बताया कि राजा जयचंद की पुत्री थी, कन्नौज की लड़की थी। दोस्तों, जयचंद की ने राजा के साथ गद्दारी की है, ये पृथ्वीराज रासो में मिलता है। बहुत ज़्यादा ग्रंथों में तो ये नहीं मिलता कि इनने किस प्रकार से गद्दारी किया और किस प्रकार से मोहम्मद गौरी के साथ दगा किया। आप सभी जानते हैं कि क्षत्रियों में स्वयंवर का आयोजन किया जाता है। उस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान भी पहुंचे हुए थे। इन्होंने जैसे ही कन्नौज की राजकुमारी संयोजिता को देखा तो इनका दिल उस पर आ गया और इन्होंने घोड़े पर बैठ करके इनका अपहरण जैसा कर लिया और इनके साथ गंधर्व विवाह कर लिया। दोस्तों, ये प्रेम कहानी कहीं न कहीं संयोजिता को भी अच्छी लगी, लेकिन इनके जो पिता थे
उनको ये अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इस तरह से शादी के मंडप से स्वयंवर से इस प्रकार से लड़की को उठा के ले जाना उनको कहीं न कहीं बुरा लग गया, उनके मान सम्मान को ठेस लग गया। इनके वीरता के चर्चे इनके दोस्त चंद्रप्रदाय ने बचपन से ही, जो कि इनके मित्र थे, उन्होंने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में लिखे थे। अलग अलग काव्यों के अनुसार, अलग अलग मतों के अनुसार इनके जीवन के बारे में कुछ अलग अलग घटनाएं बताते हैं। महमूद गौरी ने जो भारत पर आक्रमण किया उसके बारे में कुछ ग्रंथों में 17 से 18 बार दिखाया है, कुछ ग्रंथों में 10 से 11 बार दिखाया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सच्चाई है वो यही है कि उन्होंने 17 बार आक्रमण किया। उसमें पृथ्वीराज चौहान ने महमूद गौरी को हरा दिया। लेकिन दोस्तों 18वीं बार जब ये आक्रमण करने आए तो उन्होंने ऐसा कहते हैं कि जयचंद ने दगाबाजी किया और इनके साथ गद्दारी किया। इस वजह से महमूद गौरी इनको बंदी बना करके अफ़गानिस्तान ले गए। प्रिय दर्शकों, जब ये बंदी बना करके ले गए तो एक बार राजा ने इनको, महमूद गौरी ने इनको नज़र झुकाने के लिए बोला, तो दोस्तों ये राजपूत खून थे, इन्होंने नज़र नहीं झुकाई और महमूद गौरी ने ईर्ष्या में आकर के इनको जलन की भावना से देखा और इनकी दोनों आंखें गरम गरम सलाखों से निकलवा दी। दोस्तों उस ज़माने में यह खबर जब अफ़गानिस्तान से भारत अर्थात दिल्ली पहुंची तो इनकी रानी जो संयोजिता थी, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई धरती पर वीर है जो मेरे पति को आंखों का बदला ले सके, जो कि महमूद गौरी ने इनकी आंखें निकाल ली थी। दोस्तों इस प्रकार से नरक झेलना, इस प्रकार से घायल अवस्था में तड़पना, ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि आदमी मर जाए तो उसका तो चैप्टर ही क्लोज हो जाता है, लेकिन इस प्रकार से यातना दिया कि उनको आंख झुकाने पर नहीं मजबूर किया गया और नहीं झुकाने पर उन्होंने उनकी गर्म सलाखों से आंखें निकाल ली। ये सब सुनकर के चंद्रप्रदाय अपनी भाभी से कहते हैं कि भाभी मैं जाता हूँ भैया की रक्षा के लिए, अर्थात पृथ्वीराज चौहान की रक्षा के लिए। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की रक्षा के लिए चंद्रप्रदाय चले गए, लेकिन एक डर ये भी था कि कहीं पकड़े नहीं जाऊं और कहीं मेरे को भी बंदी बना लिया जाए, मेरे को भी मार दिया जाए। इस वजह से वो फटे कपड़े चिथड़े पहन करके चुपचाप एक गुप्त रूप से धीरे धीरे करके पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचते हैं। वहां जाकर के उन्होंने उनके कान में मैसेज छोड़ा और उनके लिए बताया कि मैं मदद के लिए आया हूं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि भाई यहाँ मदद कैसी, यहाँ तो मेरी आंख निकाल ली, अब हमारी दोनों की एक साथ मौत होना निश्चित है। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि एक बार जब मुर्दा मरने की तरफ जा रहा हो, फांसी पर लटकने जा रहा हो, तो सभी से आखिरी इच्छा पूछी जाती है। ऐसा ही यहाँ पर हुआ। पृथ्वीराज चौहान को मारने की तैयारी चल रही थी तो उससे भी आखिरी इच्छा पूछी गई। उस समय कहा जाता है कि ये शब्द बाण में भी पारंगत थे। आप सभी जानते हैं शब्द बाण राजा दशरथ ने भी एक बार राजा दशरथ ने भी श्रवण के ऊपर चलाया था। उसमें जैसे ही आवाज़ आई और जहाँ से आवाज़ आई वहीं तीर पहुँच जाता है। दोस्तों इसी प्रकार से पृथ्वीराज चौहान को इस विद्या में, इस कला में वो पारंगत थे। जब पृथ्वीराज चौहान से आखिरी इच्छा पूछी गई महमूद गौरी के द्वारा तो उन्होंने कहा कि मैं एक तीर बाण चलाना चाहता हूँ, जो कि मैं उस कला में पारंगत भी हूँ। तो प्रिय दर्शकों, उस समय का एक दोहा चलता है जो कि चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज रासो के कान में बोला था कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है और मत चूको चौहान। दोस्तों यहीं से ये कहानी, यहीं से ये कहावत चली है कि राजपूतों के बारे में कहते हैं कि मत चूको चौहान। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने में पारंगत थे और ये चंद्रप्रदाय के द्वारा इनको हिंट दे दिया कि ये और ये पोजीशन पर सुल्तान खड़ा हुआ है, अर्थात महमूद गौरी खड़ा हुआ है। उनको समझने में देर नहीं लगी और आप कल्पना नहीं करेंगे कि जो आदमी की दोनों आंखें फूटी हुई थी उसी से उसने तीर चलाया और धड़ाम से उसकी गर्दन उड़ गई महमूद गौरी की। दोस्तों वहाँ खड़े हुए सब लोग देखने लगे कि ये क्या हो गया, हमारा राजा मारा गया। अब आप सभी जानते हैं कि जिसका राजा जो होता है उसी को वही प्यारा लगता है। हमको चंद्रप्रदाय के और पृथ्वीराज चौहान के प्रति हमदर्दी है और अफगानिस्तान वालों को महमूद गजनवी के ऊपर सहानुभूति थी। दोस्तों
उसी दिन अब उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि हम भाग कर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, दूसरे देश के वैसे हैं, आँख से अंधे अलग से हो गए। तो दोस्तों उनके पास, चंद्रप्रदाय के पास 2 कटार छिपाई हुई थी। उन दोनों ने एक दूसरे को तलवार मारी और इन महमूद गजनवी और इनके हाथों से मरने से अच्छा है कि इन दोनों ने एक दूसरे को मार लिया। अब दोस्तों यह खबर सुनकर के दिल्ली में बैठी संयोजिता अर्थात महारानी, उनको गहरा सदमा लगा और उसने भी उसी दिन आत्महत्या कर ली। कहते हैं कि दोस्तों एक दिन में 4 लाशें इस तरह से बिछी। उधर चंद्रप्रदाई और पृथ्वीराज रासो मारे गए, उधर मोहम्मद गौरी को उसने तीर से उड़ा दिया और चौथा संयोजिता ने भी अपनी आत्महत्या कर ली। इस तरह से एक दिन में 4-4 लाशें बिछ गई। अब दोस्तों कहा जाता है कि जो मोहम्मद अफ़गानिस्तान का गजनवी शहर है, गजनी शहर है, वहाँ पर 800 साल पहले पृथ्वीराज चौहान की जो समाधि बनाई गई है, वहाँ पर आज भी उनका जो स्थान बनाया हुआ है, वहाँ पर लोग बाग इनको शैतान समझते हैं और वहाँ की पब्लिक इनको जूतों से मारती है समाधि को। अभी भारत सरकार कुछ ऐसा प्रयास कर रही है ताकि उनकी जो अस्थियां हैं उनको भारत लाया जा सके, और अफ़गानिस्तान के साथ इस तरह की बातचीत चल रही है कि पृथ्वीराज चौहान को जो हड्डियां हैं, उनकी अस्थियां हैं, वहाँ से निकाल करके लाई जाए। दोस्तों आज की कहानी में इतना ही। आपकी इस कहानी में देखा कि किस प्रकार से हमारे देश के राजा महाराजा मरते दम तक प्राणों की बाजी लगा गए और मरते मरते भी दूसरे को मार गए। आजकल के दोस्तों, आजकल के जो हमारे सीएम पीएम जो भी होते हैं, मंत्री संतरी, कुर्सी पे बैठ करके अपनी कलम से हार जाते हैं और देश का गलत सौदा कर डालते हैं। सभी से आशा करता हूँ कि यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इससे जो सीखने वाली बातें हैं वो सीखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सभी को हरिओम, राधे राधे।